आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। 14 अक्टूबर की शाम है। मैं हूं नितिन ठाकुर और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर दिन भर। इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे राज्यों में बीएसएफ का दायरा बढ़ाने के फैसले पर सियासत गर्माती जा रही है, लेकिन ये विरोध इतना जोर क्यों पकड़ रहा है? राज्यों को प्रॉब्लम क्या है? ये समझेंगे तफसील से। फिर लखीमपुर का हाल लेंगे। कल कानून मंत्री ब्रजेश पाठक यहाँ पहुंचे और मृतक ड्राइवर के घर सांत्वना देकर लौट गए, लेकिन किसानों के परिवार से वो नहीं मिले। अब इस पर ही सवाल उठ रहे हैं। फिर बात यूपी विधानसभा की, जहां डिप्टी स्पीकर का चुनाव दिलचस्प हो गया है। सुनने में आ रहा है कि भाजपा जो है नितिन अग्रवाल को इस पद के लिए चुन सकती है, लेकिन उसके छोटे सहयोगी दल मानने को तैयार है नहीं। और आखिर में गर्भपात को लेकर एक नया कानून आया है। अब गर्भपात की अवधि जो है वो 20 से बढ़ाकर 24 हफ्ते कर दी गई है, लेकिन ये हक केवल कुछ महिलाओं को ही मिलेगा। इस कानून से जुड़ी बारीकियां भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइन सुनते हैं खुशबू से। कश्मीर में लगातार हो रही आतंकी घटनाओं के बीच आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसए अजीत डोभाल के बीच हाई लेवल की बैठक हुई है। कश्मीर मुद्दे को लेकर चल रही बैठक काफी अहम भी मानी जा रही है। ड्रग्स क्रूज केस में आज फिर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। आज बीवी पाटिल ने आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। बांग्लादेश में आज दुर्गा पूजा के दौरान कुछ कट्टरपंथियों ने मंदिर में तोड़फोड़ की है, जिसके बाद वहां दंगे भी भड़क गए, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए हैं। तनाव को काबू में करने के लिए 22 जिलों में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलने दिल्ली के एम्स अस्पताल पहुंचे। 88 साल के मनमोहन सिंह को बुखार और कमजोरी की शिकायत थी। मनमोहन सिंह की जांच के लिए दिल्ली एम्स में मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है, जिसे वहां के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हेड कर रहे हैं। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू आज दिल्ली स्थित पंजाब भवन पहुंचे। पंजाब भवन में एक मीटिंग भी रखी गई, जिसमें सिद्धू कांग्रेस के कई नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने किसान चौपाल के आयोजन का फैसला लिया है। कुल 56,000 ग्राम पंचायतों में किसान चौपाल का आयोजन किया जाएगा, जिसका नेतृत्व क्षेत्रीय भाजपा कार्यकर्ता करेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने कल होने वाले पुतला दहन प्रदर्शन को टाल दिया है। केंद्र के कानूनों के खिलाफ किसान मोर्चा 16 अक्टूबर को पुतला दहन प्रदर्शन करेगा। कोरोना की रफ्तार के नियंत्रण में आने के बाद तमिलनाडु में अब रात 11 बजे तक दुकानों और होटलों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। इसी के साथ आम लोगों को लगातार 3 दिन तक धार्मिक कार्यों को करने की भी अनुमति मिल गई है। और सितंबर के महीने से थोक महंगाई में कमी आई है। अगस्त में 11.39% से कम होकर महंगाई दर 10.66% हो गया है। इसी के साथ खाने पीने के सामान की कीमत में भी 4.69% की गिरावट आई है, जबकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमतों में इजाफा देखा गया है। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। केंद्र सरकार ने एक फैसला किया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया है। उससे बंगाल, असम, पंजाब में बॉर्डर से 50 किलोमीटर के अंदर के दायरे में गिरफ्तारी, तलाशी, जब्ती वगैरह करने की ताकत दी गई है। पहले इन 3 राज्यों में बीएसएफ सिर्फ 15 किलोमीटर अंदर तक अपना काम कर सकती थी। अब इन 3 में तो ये दायरा बढ़ा है, लेकिन गुजरात में कम कर दिया है। मतलब पहले 80 किलोमीटर था, वहां पर भी 50 हो गया है। हालांकि राजस्थान में ये दायरा जो है वो पहले की तरह रहेगा, 50 किलोमीटर। इसके अलावा जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर में जो है मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, इन राज्यों में ऐसा कोई दायरा जो है परिभाषित नहीं किया गया है। अब आदेश तक तो ठीक है, लेकिन मामला तब गरमाया जब बीएसएफ को ज्यादा पावर देने का विरोध शुरू हो गया। पंजाब और बंगाल ने केंद्र के इस फैसले का विरोध किया। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का रिएक्शन आया। ट्विटर के जरिए केंद्र सरकार के फैसले की उन्होंने आलोचना की। अमित शाह से इस फैसले को वापस लेने की बात भी कही, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र के इस फैसले का समर्थन किया है। दूसरी तरफ बंगाल में जो टीएमसी की सरकार है, वहां मंत्री हैं फरहाद हकीम। उन्होंने कहा है कि सरकार यानी कि केंद्र सरकार फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ना चाहती है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे फैसले की क्या जरूरत थी। इस पर हमने कल दिन भर पॉडकास्ट में बात की थी और जवाब मिला कि भाई ड्रग्स, स्मगलिंग, आतंक, इन सब से निजात पाने के लिए ये सब जरूरी है। लेकिन राज्यों को क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों विरोध कर रहे हैं? ये हमने पूछा आज तक रेडियो रिपोर्टर जितेंद्र बहादुर सिंह से। देखिए, ये जो दायरा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बढ़ाया है, उसके लिए एक बाकायदे नोटिफिकेशन जारी किया गया है और बीएसएफ एस्टैब्लिशमेंट एक्ट
368 के 139 धारा के तहत ये पूरा कदम केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से बढ़ाया गया है। लेकिन राज्य सरकार जो है, जो कि राज्य सरकार राज्यों में जहां पर सीआरपीसी के तहत वो सारे लोग कदम बढ़ाते हैं, उनको लगता है कि बीएसएफ को जो 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के दायरे में इन्वेस्टिगेशन यानी कि किसी भी केस में वो जब्ती कर सकते हैं, वहां पर तलाशी ले सकते हैं, साथ ही गिरफ्तार कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में राज्यों को ये लगता है कि उनके जो पुलिस व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत उनकी सीमा के अंदर केंद्र की जो बीएसएफ है वो अंदर जा सकती है और उनको ये लगता है कि इससे जो उनके कार्य क्षेत्र में केंद्र की जो बीएसएफ है वो काफी आगे की तरफ बढ़ सकती है। इन तमाम चीजों के बीच राज्य सरकार को ये लगता है कि इससे उनको दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसे में केंद्र सरकार के इस नोटिफिकेशन का राज्य सरकार की तरफ से विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि 2014 का जो नोटिफिकेशन था, उस नोटिफिकेशन में बदलाव करके ये कहा गया कि जो 15 किलोमीटर के दायरे में, चाहे वो पंजाब हो, असम हो या इसके अलावा पश्चिम बंगाल हो, वहां पहले 15 किलोमीटर के दायरे तक वहां जाकर के जब्ती करने, इसके अलावा गिरफ्तारी करने, साथ ही तलाशी करने का पावर बीएसएफ के पास था। लेकिन अब नए नोटिफिकेशन के तहत 50 किलोमीटर अंदर तक जाकर के वो कई जगहों पर वहां पर जब्ती भी कर सकते हैं और तलाशी भी कर सकते हैं। बॉर्डरिंग एरिया के कई ऐसे इलाके हैं जिनकी डिस्टेंस 50 किलोमीटर से ज्यादा भी नहीं है। खासतौर पर अगर देखा जाए तो पंजाब के जो बॉर्डरिंग एरिया के कई जिले हैं जो कि 50 किलोमीटर के दायरे में ही आते हैं। ऐसे में उस राज्य सरकार को लगता है कि उसके कार्य क्षेत्र में केंद्र सरकार की तरफ से दखलंदाजी दी जा रही है और उनको लगता है कि संघीय ढांचे के तहत जो काम होता है वो नहीं हो रहा है, इसमें हमला किया जा रहा है। यही वजह है कि राज्य सरकार, चाहे वो पंजाब हो, इसके अलावा पश्चिम बंगाल हो, वो सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, पहले भी क्या कभी ऐसी कंडीशंस आई हैं जब केंद्र और राज्य आमने सामने आ गए हों? तब ऐसे हालात में किस तरह फैसले लिए गए? देखिए, केंद्र और राज्य के बीच में टकराव की स्थिति कई बार ऐसे हुए हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल का मामला रहा हो या फिर दूसरे राज्यों में अगर केंद्र में किसी दूसरी पार्टी की सरकार है और राज्य में किसी दूसरी पार्टी की सरकार है, ऐसे में टकराव की स्थिति बन जाती है। इस बात को लेकर के केंद्र सरकार की जो दलील होती है, केंद्र सरकार का ये कहना है कि इस वाले मामले में कि जो ड्रोन के जरिए हथियार भेजे जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, इसके साथ ही ड्रोन के जरिए ही नारकोटिक्स भेजा जा रहा है जो कि देश के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में उनको लगता है कि जो बीएसएफ इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसमें उन्होंने परिवर्तन करके देश में जो आंतरिक सुरक्षा है उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने कदम बढ़ाया है। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार को लगता है कि पुलिस के जो अधिकार हैं, उन अधिकारों में सेंटर की जो एजेंसी है वो हस्तक्षेप करेगी, जिससे कि पुलिस के अधिकारों में दिक्कत होगी। लेकिन इन सब के बीच में केंद्र सरकार ने जो अपनी दलील दी है उनका अलग कहना है और राज्य सरकार अपनी अलग दलील दे रही है। ऐसे पहले भी कई मामले आए हैं जिसमें केंद्र और राज्य के जो अलग अलग मुद्दे रहे हैं उसमें टकराव होता रहा है, लेकिन सहमति के साथ राज्यों और केंद्र की जो सरकारें रही हैं वो बातचीत करके इस ऐसे मुद्दों को सुलझाती रही हैं। की अगर बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से राज्य और केंद्र के बीच में एक तरीके का टकराव है, लेकिन इस वाले मामले की अगर बात करें, जो बीएसएफ का नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन को लेकर के पार्लियामेंट से भी पास कराना होता है। इससे पहले यूपीए सरकार में 2011 में इस तरीके से बीएसएफ के अधिकार को बढ़ाने के लिए कदम बढ़ाए गए थे, लेकिन राज्यसभा से वो पास नहीं हुआ। उस दौरान भी ये मामला ऐसे ही पड़ा रहा। तो ये जो अभी का नोटिफिकेशन है इसको पार्लियामेंट से भी पास कराना पड़ेगा, उसके बाद ही इस पर कदम बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी वर्तमान समय में जो नोटिफिकेशन आया है उसका मकसद यही है कि राज्यों के जो अधिकार हैं उसको छीनने की कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से नहीं की जा रही है। सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन ये है कि राज्य में जिस तरीके से नारकोटिक्स और ड्रोन के जरिए हथियार पाकिस्तान की तरफ से भेजा जा रहा है उसमें बीएसएफ का जो दायरा
इन्वेस्टिगेशन का बढ़ाया गया है, ऑपरेशन का बढ़ाया गया है, उससे ऐसे जो गतिविधियां हो रही हैं उसमें काफी रोक लगी। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। और अब बात लखीमपुर की। उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। वो योगी सरकार के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने लखीमपुर हिंसा के बाद उस इलाके का दौरा किया। 10 दिन के बाद प्रदेश की भाजपा सरकार में से किसी नेता ने जहमत उठाई कि घटना स्थल की सुध ली जाए, वरना तो उस इलाके में बस विपक्षी ही चक्कर मार रहे थे। खैर, लखीमपुर पहुंचने के बाद भी ब्रजेश पाठक ने हिंसा में मारे गए 2 भाजपा कार्यकर्ताओं के परिवारों से ही मुलाकात की, उनके परिवारों को मेडिकल हेल्प का आश्वासन दिया और फिर लौट गए। वो उन 4 किसानों के परिवारों से नहीं मिले जिनकी हिंसा में जान गई थी। अब इसका क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से ब्रजेश पाठक सिर्फ अपनी पार्टी के मृत कार्यकर्ताओं के परिजनों से मिले और मारे गए किसानों को भूल गए? क्या ये भूल लखीमपुर खीरी में जो सियासी संग्राम चल रहा है उसका कोई दांव है? ये जानने के लिए हमने बात की आज तक रेडियो रिपोर्टर और हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा से। देखिए, लखीमपुर में जिस तरीके की हिंसा देखने को मिली थी और उसके दौरान जिस तरीके से दोनों पक्षों, चाहे वो किसान के परिवार हों या बीजेपी के कार्यकर्ता, दोनों की तरफ से लोगों की जो मृत्यु हुई, इसके बाद सरकार ने यहाँ पर डैमेज कंट्रोल करते हुए सभी मृतकों के परिवारों को कॉम्पनसेशन देने का काम किया था। और उसके बाद राजनीति पकड़ती नजर आई जब प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और तमाम जो दूसरे विपक्षी दल के नेता हैं, चाहे अखिलेश यादव कह लें, सतीश चंद्र मिश्रा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और तमाम अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आए थे और लगातार सरकार पर आरोप भी लगाया गया। लेकिन इस बीच जब ब्रजेश पाठक पहुंचे तो उन्होंने वहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं के परिवारजनों से मुलाकात की है। इसके अलावा वरिष्ठ जो वहां का पत्रकार था रमन कश्यप, उसके घर पे भी गए और उसके साथ ही साथ जो गाड़ी का जो ड्राइवर बताया जाता है हरिओम मिश्रा, उसके परिवार से उन्होंने बात की। दरअसल बीजेपी दिखाना चाहती है कि वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ में खड़ी हुई है और उसके साथ ही साथ जो लोग उस घटना में मारे गए उनके परिवार के साथ खड़े होने की कवायद है। हालांकि ब्रजेश पाठक इस मौके पर किसानों के परिवार के पास नहीं गए और खुलकर उन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो बाद में भी इन परिवारों से मिलेंगे और उनका ये जो दौरा था उसको लेकर के खास तौर पर बीजेपी में फिलहाल कोई इस बात को प्रत्यक्ष रूप से नहीं कह रहा। हालांकि सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने जब हमसे बात की तो उन्होंने कहा कि मंत्री के दौरे अलग अलग जगहों पर लगते हैं, कुछ उसके कारण भी होते हैं, लेकिन सरकार सभी लोगों को जो इस पूरे की पूरे घटना में शामिल थे, जो पीड़ित थे, उनको फायदा और उनको मदद देने का काम कर रही है। लेकिन सियासी तौर पे इस पे सवाल उठ रहे हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, तमाम दोनों जो बड़े दल हैं वो इस पर सवाल उठा रहे हैं सरकार की मंशा पे। लेकिन सरकार बार बार यही कह रही है कि उसके लिए पीड़ित बराबर है और सभी को मदद करने की कोशिश है। लेकिन ये बात जरूर है कि ब्रजेश पाठक का केवल अपने बीजेपी के कार्यकर्ता के परिवार के वहां पहुंचना और किसान परिवार में ना जाना कहीं ना कहीं एक बड़ा राजनीतिक चर्चा का विषय जरूर बना है। अच्छा, ये तो बात रही सियासी दांव-पेंच की, लेकिन फिलहाल लखीमपुर की कंडीशन क्या है? मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के खिलाफ कौन से एविडेंस मिले हैं? और क्राइम सीन रिक्रिएशन की बात हो रही थी, वहां से क्या निकला? ये जानने के लिए हमने मौके पर मौजूद रहे आज तक रेडियो रिपोर्टर और हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव से बात की। देखिए, लखीमपुर मामले में आज पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। लगभग 10:15 बजे अंकित दास को लेकर पुलिस टीम क्राइम ब्रांच पहुंची और 10 बजे से, जैसा कि पुलिस रिमांड कल आज से थी और 3 दिन की अंकित दास की थी और आशीष मिश्रा की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही थी, तो पुलिस के पास आज का दिन था जिसमें वो पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट कर सकती थी सारे अभियुक्तों को एक स्पॉट पर लाने के साथ साथ, क्योंकि उनके जो ड्राइवर शेखर हैं उनकी भी जो है पुलिस रिमांड शुरू हो गई है आज से। इसके अलावा गनर लतीफ की पुलिस रिमांड आज से शुरू हो गई है। तो उसको देखते हुए सारे लोग, जिन चारों लोग की पुलिस रिमांड, जो चारों लोग मेन एक्यूज के तौर पर सामने आए हैं, चेहरों के तौर पर सामने आए हैं वायरल वीडियोज में, उनकी उस पूरी चीज की पुष्टि के लिए, पूरे इन्वेस्टिगेशन के लिए आज क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। हालांकि आशीष मिश्रा तो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि वहाँ मौजूद थे या नहीं, क्योंकि किसी भी वीडियो में आशीष मिश्रा नजर नहीं आए हैं। तो लगभग 11:15 बजे क्राइम ब्रांच ऑफिस से लखीमपुर पुलिस सोसाइटी की टीम लखनऊ की फॉरेंसिक टीम के साथ टिकुनिया के लिए रवाना हुई, जहां पर पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। लगभग 1:15 पे टीम पहुंची और 3-3:15 बजे तक पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया, जिसमें कई काले पुतले लगाए गए जिनको एक तरह से किसानों के तौर पर सिंबलाइज किया गया। जीप को आगे रखा गया जो थार को सिंबलाइज कर रही थी, पीछे फॉर्च्यूनर गाड़ी और उसके पीछे एक और एसयूवी गाड़ी थी जो लगातार सिंबलाइज कर रही थी फॉर्च्यूनर गाड़ी, यानी कि जिसमें अंकित दास गनर और ड्राइवर मौजूद था।
था, जिसमें शिवम जायसवाल मौजूद था, उस पूरी चीज को जो है क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। फॉरेंसिक टीम के एक्सपर्ट जो लखनऊ से आए थे वो भी लगातार मौजूद रहे। इसके बाद हालांकि सफर खत्म नहीं हुआ, इन्वेस्टिगेटिव तौर पर आगे से ले गए। हालांकि पूरे क्राइम सीन रिक्रिएशन में अंकित दास और ड्राइवर और गन और लतीफ से लगातार पूछताछ हुई, पर आशीष को पूरे क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान बाहर नहीं गाड़ी से निकाला गया। उनसे पूछताछ में ही जब वकील से हमने बातचीत करी तो वकील ने साफ किया कि क्योंकि उनका इसमें कोई रोल, कोई साक्ष्य पुलिस को अभी तक नहीं मिले हैं, इसलिए वो बाहर नहीं निकाल सकते हैं। पर ये चीज यहाँ पर गौरतलब है कि वकील लगातार पूरे मामले में साथ नजर आए। जैसा जुडिशियल कस्टडी के दौरान कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि वकील आशीष मिश्रा के साथ मौजूद रहेंगे, तो आज जो वकीलों का काफिला था वो लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो सलाह मशवरा भी पुलिस को रास्ते में दिया ही दे रहे हैं। तो इसके बाद कहानी गई आगे। रेसलिंग यहाँ पर कुश्ती हुई थी उस स्पॉट से लगभग 5-8 किलोमीटर दूर, वहां पर आशीष को निकाला गया। वहां पर जो है का जो इस तरह से जहाँ पे उसका कहना था कि कुश्ती के मैदान में वो लगातार मौजूद था, उसको लेकर सवाल जवाब हुए। पर एक चीज गौर करने वाली ये थी, जब कुश्ती वाला इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ और आशीष जब वापस लौटे तो आशीष ने अपने जो सपोर्टर्स थे उनकी तरफ पुलिस कस्टडी की गाड़ी के अंदर से हाथ हिलाया, जिसका जवाब भी वहां के लोगों ने हाथ हिला कर दिया। तो ये दर्शाता है कि आशीष को लेकर गांव के सपोर्ट अभी भी बरकरार है। भले आशीष जो है नेम्ड हो FIR में और इस वक्त अरेस्टेड हो और पुलिस रिमांड में हो, उसके बाद भी जो है आशीष का सपोर्ट गांव में फिलहाल मेंटेन है। फिलहाल क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन की पुलिस को लगता है कि वो और तथ्यों को नजदीक आ पाएगी इन्वेस्टिगेशन पार्ट में, इससे उनको मदद मिलेगी। सियासी जमात के खिलाड़ी अपने करियर को लेकर उतने ही बेचैन रहते हैं जितना कोई आम आदमी। अब देखिए, यूपी में विधानसभा चुनाव तो बस दहलीज पर है, लेकिन डिप्टी स्पीकर पद को लेकर खींचतान एकदम जोरदार है। वैसे मसला सरल था, स्पीकर की अनुपस्थिति में डेप्यूटी स्पीकर की जरूरत होती है। डेप्यूटी स्पीकर बना दिए जाते हैं आराम से। बीजेपी ने सोचा हम बना लेंगे, लेकिन उनके जो अपने छोटे सहयोगी हैं उन्होंने पेंच फंसा दिया। बोले कि दलित या पिछड़ी जाति से आने वाला नेता ही जो होगा इस पर बैठाइए उसे। अपना दल ने डिमांड रखी। अब बीजेपी के सामने है इलेक्शन, किसी को नाराज करने का रिस्क कैसे ले? तो बीजेपी किसे डिप्टी स्पीकर पद के लिए चाहती है ये तो क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन कहा जा रहा है कि नितिन अग्रवाल का नाम आगे है। तो अब क्या बीजेपी नितिन अग्रवाल को ही डिप्टी स्पीकर पद के लिए देख रही है या कोई और नाम है, और इसके पीछे के कारण क्या हैं? ये हमने पूछा आज तक रेडियो रिपोर्टर कुमार अभिषेक से। देखिए, विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र 18 अक्टूबर को बुलाया गया है और इस विशेष सत्र में हो सकता है राष्ट्रपति इस सत्र को संबोधित करें, लेकिन बीजेपी ने इसी बहाने विधानसभा के उपाध्यक्ष पद के लिए भी उस दिन चुनाव कराने की तैयारी कर रही है। हालांकि अभी तक किसी का नाम आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन पूरी संभावना है और जो चर्चा है वो ये कि नितिन अग्रवाल जो कि नरेश अग्रवाल के बेटे हैं, उन्हें बीजेपी उपाध्यक्ष के पद के लिए चुनाव लड़ा सकती है। उन्हें उपाध्यक्ष पार्टी की तरफ से बनाया जा सकता है। फिलहाल वो विधायक हैं और उपाध्यक्ष पद के लिए बीजेपी उन्हें उनके नाम को आगे कर सकती है। इसके दो मायने हैं। पहला तो ये कि नाराज बताए जा रहे नरेश अग्रवाल को मनाने की एक कोशिश बीजेपी की तरफ से दिखाई दे रही है, और दूसरा जो तराई के इलाके हैं, खासकर हरदोई, लखीमपुर खीरी, इसके अलावा पीलीभीत, ऐसे इलाकों में नरेश अग्रवाल का जो असर है उसे भी बीजेपी भुनाने की कोशिश कर सकती है। तो एक तरफ अपने एक नेता को मनाने की कोशिश और दूसरी तरफ उस पद को भी बीजेपी की भरने की कोशिश होगी। हालांकि ये जो पद है ये महज कुछ महीनों के लिए ही होगा, क्योंकि विधानसभा का आखिरी सत्र दिसंबर में खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर 2022 के चुनाव होंगे। लेकिन चर्चा अंदर खाने यही है कि नितिन अग्रवाल को बीजेपी उपाध्यक्ष पद के लिए आगे कर सकती है। अभिषेक, सहयोगी दलों की टोन एकदम अलग है इस मामले में। चुनाव के मौसम में जो मतभेद हो रहे हैं ये कितना नुकसान पहुंचाएंगे भाजपा को? देखिए, अपना दल के लिए ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स है। दरअसल अपना दल एस, जो कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, उसके जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं आशीष पटेल, जो कि अनुप्रिया पटेल के पति भी हैं, उन्होंने आज तक रेडियो से और इंडिया टुडे ग्रुप से जो खास बातचीत की है उसमें उन्होंने बात रखी है कि उपाध्यक्ष पद के लिए अगर किसी को आगे किया जा रहा है तो इस बार कोई पिछड़ा या कोई दलित चेहरे को विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया जाए।
विधानसभा का जो डिप्टी स्पीकर है वो उन्हें बनाया जाए। ये ऐसी मांग अपना दल एस की तरफ से उनके कार्यकारी अध्यक्ष ने रखी है। लेकिन इस मांग की गंभीरता को आप दूसरे सेंस में समझिए। दरअसल जो अपना दल एस के आशीष पटेल हैं, थोड़े सरकार से नाराज बताए जाते हैं और कहीं ना कहीं ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स का आप इसे नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रेशर है दरअसल पिछला जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उसमें उम्मीद थी कि उन्हें भी मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया और कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में अपना दल और बीजेपी के बीच सीटों का बंटवारा भी तय है। ऐसी स्थिति में ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स दिखाई देती है। लेकिन अपना दल एस ने ये मांग करके कि किसी पिछड़े को या किसी दलित को विधानसभा के उपाध्यक्ष पद पर लाया जाए, उन्होंने एक गेम चला है, एक खेल खेला है। अब देखना यह है कि बीजेपी इस दबाव में आती है या नहीं आती, लेकिन बीजेपी और सहयोगी दल के बीच के रिश्ते जरूर उजागर हो गए हैं कि बहुत जो मीठे रिश्ते हैं वो इस वक्त अब दोनों के बीच में नहीं है और चुनाव के पहले जो ये प्रेशर पॉलिटिक्स होती है उसका ये सीधा रूप है। अपार हर्ष के साथ सभी सुनने वालों को सूचित किया जाता है कि वॉइस नोट में आवाज में अपना रिएक्शन भेजना चाहते हैं और वो आसान भी है, बस बटन दबाइए भेजिए। तो नंबर है, लिख लीजिए कि 99-533-233-03। जो लोग दूरदर्शन के अभ्यस्त हैं उनके लिए मैं पढ़ दूं इसको, 99-533-233-03। गुमशुदा तलाश के लेकिन ठीक है, इसमें मतलब 3 ताल का जो नंबर आपने बताया है उसमें 5 बार 3 आया है, तो याद तो बाकी 5 ही करने हैं। हाँ तीन की भरमार है इसमें। हाँ, 3 ताल में 3 की भरमार होनी भी चाहिए। गर्भपात एक सेंसिटिव इशू है। पूरी दुनिया में जो सरकारें हैं इसे लेकर सावधानी बरतती हैं और हमारे देश में गर्भपात के कानून को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कहा जाता है। सरकार इस कानून में नया संशोधन लाई है। मार्च महीने में संसद से ये अमेंडमेंट पास हुआ था, अब इसकी अधिसूचना जारी हुई है। नए नियमों के मुताबिक देश में कुछ खास मामलों में ही महिलाओं के लिए गर्भपात की सीमा 20 से बढ़ाकर 24 हफ्ते कर दी गई है। इन खास महिलाओं में दिव्यांग हैं, यौन उत्पीड़न या दुष्कर्म की शिकार महिलाएं हैं। ऐसी महिलाएं भी हैं जो नाबालिग हैं और प्रेगनेंसी के दौरान उनका मैरिटल स्टेटस यानी कि वैवाहिक स्थिति बदल गई हो, विधवा हों या तलाकशुदा हों। तो कुल मिलाकर देश की महिलाओं को अब अपनी ज़रूरत के हिसाब से 24 हफ्ते तक भी गर्भपात कराने का कानूनी अधिकार मिल गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पहले क्या कानून था और अब नियमों में बदलाव से फर्क क्या पड़ेगा। ये हमने पूछा दिल्ली बेस्ड ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मुक्ता सेठ से। इसके पहले कानून ये था कि एमपीपी मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट जिसको बोलते हैं 1972 में जो आया था, उसके अंतर्गत हम 20 सप्ताह तक ये कर सकते थे और 12 सप्ताह के ऊपर 2 गायनेकोलॉजिस्ट का ओपिनियन और 2 अल्ट्रासाउंड जिसमें वजह हो या कोई और वजह अगर मरीज की दृष्टि से या बच्चे की दृष्टि से हो तो अल्ट्रासाउंड और मरीज की दृष्टि से हो तो फिजिकल फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट सर्टिफिकेशन वगैरह रिक्वायर्ड थी। लेकिन 20 हफ्ते के ऊपर हम तब नहीं कर पाते थे, बट अब इस नए कानून की वजह से हम 24 सप्ताह तक कर सकेंगे। ऑफ कोर्स ये लॉज सिर्फ उन लोगों के लिए है जिसमें उस चीज का पता 20 सप्ताह के बाद चलता हो। जैसे 20 सप्ताह के बाद मरीज की स्थिति कुछ ऐसी हो गई हो सीरियस जिसमें उसके जान को खतरा हो, किसी भी वजह से हो सकता है। जैसे मरीज कोई कार्डियक पेशेंट हो जिसमें उसका कंडीशन डिटेरियोरेट कर रहा हो, या कई बार कुछ एनोमलीज होते हैं जो या तो पेशेंट देर से डॉक्टर के पास पहुंचा हो, इस वजह से लेट डायग्नोस हुआ है। जो लेवल 2 अल्ट्रासाउंड होता है एनोमली स्कैन, वो 18 से 22 हफ्ते तक किया जा सकता है, बट नॉर्मली हम 19-20 हफ्ते में रेकमेंड करते हैं। लेकिन अगर मरीज ही देर से पहुंचा और डायग्नोसिस उस एनोमली की देर से हुई तो उस स्थिति में भी ये बहुत लाभदायक है कि हमारे पास ऑप्शन है 20 सप्ताह के बाद भी टर्मिनेट करने का। और दूसरे ऐसे केसेस होते हैं जैसे कार्डियक एनोमलीज 20 हफ्ते तक डायग्नोस हो ही नहीं पाते हैं क्योंकि जो हार्ट का स्ट्रक्चर है वो बनता होता है 22 हफ्ते तक। तो कई कार्डियक एनोमलीज की डायग्नोसिस लेट होती है। नॉर्मली हम हर पेशेंट में फीटल इको नहीं कराते हैं, बट कुछ पेशेंट्स में जिसमें पहले हिस्ट्री रही हो
मरीज के दृष्टि से, जिसमें रहता है मरीज के दृष्टि से कुछ एनोमलीज वो लेट पता चला हो, जैसे वो खुद कार्डियक पेशेंट रही हो या उसको कोई पहला बच्चा है जिसका स्टिल बर्थ हुआ हो, ऐसे केसेस, या मरीज डायबिटिक हो जिसमें हार्ट डिजीज वगैरह होने के बच्चों में चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उन केसेस में हम इको कराते हैं। तो अगर इको में लेट डायग्नोसिस हुआ एनोमली का और वो सर्वाइवल के साथ कंपैटिबल नहीं है कि उसमें बच्चा या तो होने के बाद मर जाएगा या उसकी जो नॉर्मल सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे केसेस में भी टर्मिनेशन का ऑप्शन जब सरकार ने हमें 24 सप्ताह तक दिया है तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि ऐसे बच्चों को गर्भ में 9 महीने तक रख के फिर डिलीवरी कराना, ये जानते हुए कि बच्चा नॉर्मल नहीं है या मरीज सीरियस होती जाएगी, तो हमारे लिए डॉक्टर के लिहाज से भी ये काफी तकलीफदेह होता है और पेशेंट के लिहाज से भी। तो इन केसेस में ये काफी बेनिफिशियल रहेगा। प्लस कई ऐसे भी कंडीशंस होते हैं कि मरीज को बहुत जल्दी ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ने लगा हो जिसमें उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो, तो वैसे केसेस में भी हम टर्मिनेट कर सकते हैं, तो ये अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, ये बताइए कि खास मामलों में अबॉर्शन पीरियड को बढ़ाने की मांग तो उठती रही, लेकिन 24 हफ्तों में गर्भपात कराना मेडिकली कितना चैलेंजिंग होगा? उस लिहाज से अगर हम बोलें तो 20 सप्ताह तक जितने चैलेंजेस हैं 24 सप्ताह तक भी उतने ही चैलेंजेस हैं। 16 हफ्ते सप्ताह के बाद से 24 सप्ताह तक लगभग वो चैलेंजेस बराबर ही रहते हैं, क्योंकि 16 हफ्ते के बाद से 24 तक में हम ओटी के अंदर जो पहले डीएनई जिसको बोलते थे या सक्शन इवैक्यूएशन जो हम औजार से करते थे टर्मिनेशन, वो नहीं होता है। 16 से 24 के अंदर में हमेशा हम एक पेशेंट को आर्टिफिशियल पेन इंड्यूस करते हैं दवाइयों के थ्रू, ये जो कि या तो वजाइनली डाले जाते हैं या उसको जीभ के नीचे दिया जाता है या टैबलेट दिए जाते हैं खाने के लिए, जिससे एक मिनी लेबर जैसी प्रोसेस इंड्यूस होती है। और मिनी लेबर इंड्यूस होता है तो ये डिलीवरी जैसी प्रोसेस होती है, इसमें बहुत ज्यादा हैंडलिंग पेशेंट का नहीं होता है, तो वो इतनी ज्यादा मतलब उसमें चैलेंजेस नहीं है। अगर हम 20 हफ्ते तक कर सकते हैं तो 24 हफ्ते तक भी कर सकते हैं। बट हाँ, ये मैं जरूर बोलूंगी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ये जो पूरी चीज है वो हमेशा ट्रेन्ड एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट के अंडर में ही ये प्रोसेस सेफ है। कोई भी अगर अनट्रेन्ड पर्सन इसे करे तो ये काफी जानलेवा साबित हो सकता है। इसीलिए ये इसे नॉर्मल डिलीवरी से हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही फिजियोलॉजिकल चीज है जो सालों से होती आई है। तो ट्रेन्ड नर्सेज और ट्रेन्ड स्टाफ, ट्रेन्ड डाइज, जीएनएम सब लोग करा सकते हैं और पेरिफेरल लेवल पे, रूरल लेवल पे सब लोग इक्विप्ड अपने अपने लेवल पे होते हैं नॉर्मल डिलीवरी कराने में। बट 16 से 24 हफ्ते में टेक्निकली चैलेंजेस इसलिए ज्यादा है क्योंकि कई बार डिलीवरी के बाद जो आवल नाल होती है वो नहीं निकल पाती है पूरी तरह से, तो उसे निकालने के लिए फिर प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए कई बार हमें ओटी में, जनरल एनेस्थीसिया में करना पड़ता है। और अगर वो टुकड़ा रह जाए या जिसने किया है उसे सही जानकारी नहीं हो कि पूरा पार्ट, पूरा हिस्सा नहीं निकला है और आवल नाल या लोकल लैंग्वेज में पुरान बोलते हैं वो अंदर रह गया हो, तो बहुत बड़ा कारण था पहले पोस्ट अबॉर्टल सेप्सिस का, जिसकी वजह से अबॉर्शन काफी सेप्टिक अबॉर्शन में कन्वर्ट हो जाते थे। बट वो तो मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट जो 1971-72 में आया, उसका पहला क्लॉज है कि ये खास सेंटर में ट्रेन्ड पर्सन के द्वारा ही किए जाएं, तो वो तो सेटिस्फाई होना जरूरी है। और अगर ट्रेन्ड पर्सन के द्वारा प्रॉपर सेटअप में हो तो फिर 20 और 24 हफ्ते में ज्यादा चैलेंजेस में फर्क नहीं हो, लगभग बराबर ही है। और अब चला चली की बेला दिन भर को यहीं समेटते हैं। आज के इस एपिसोड पर या हमारे तमाम किसी भी पॉडकास्ट के बारे में आपको कुछ भी कहना हो, सलाह देनी हो, सुझाव देने हो तो लिखकर भेजिए radio@aajtak.com पर, और व्हाट्सएप नंबर हमारा है 9953323303, वहां पर भी भेज सकते हैं। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है खुशबू ने और साउंड मिक्सिंग की है अमृत रेगी ने। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। सुनते रहिए आज तक रेडियो।